नमस्ते दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम अपना क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का 11th चैप्टर कवर कर रहे थे और जैसा कि हम पहले से ही जानते थे कि ये कम से कम 2 वीडियोस में जाएगा ही। हमारी कोशिश रहेगी कि ये 2 ही वीडियो में रहे, इससे ज़्यादा ना जाए। जैसा कि अब तक हम पूरे 11th के और लगभग आधे 12th के कोर्स में कर चुके हैं कि हमने किसी भी चैप्टर को 2 वीडियो से ज़्यादा नहीं जाने दिया है और कोशिश की है कि वो एक ही वीडियो में कवर हो, जिससे शॉर्ट क्रिस्प एग्ज़ाम ओरिएंटेड डेटा आपको मिल सके। हाँ, उसको और पक्का करने के लिए आप ये कर सकते हो कि उसको आप रिवाइज कर सकते हो। एक बार देख लेने के बाद दोबारा एग्ज़ाम से पहले थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे 1.5x और समथिंग पे आप उसको दोबारा देख सकते हो, जिससे आपका रिवीजन हो जाए, है ना। ये मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी इम्पोर्टेंट पोर्शन जो एक्सप्लेनेबल हो वो छूटा नहीं होगा और कोई भी ऐसी चीज़ जो एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं उस पर जोर ना दिया गया हो, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने 11.5 यानी कि सॉरी 11.5 यानी कि 11 चैप्टर के 5th हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, जो कि है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। Marketing is made up of number of activities known as marketing function. The marketing function involved in exchange of goods from producer to consumer are फर्स्ट गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। मतलब कि पहला फंक्शन हमारा मार्केटिंग का क्या है, कई सारी चीज़ें इसमें होती हैं लेकिन उसमें से पहला क्या है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। देखिए फंक्शन कोई भी स्टेप्स नहीं होते, कोई प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते, इसलिए फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि पहले ये होगा बाद में कोई चीज़ होगी। फर्स्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी कई सारी एक्टिविटीज़ है उसमें से हम जो पहले पढ़ रहे हैं, पहले जान रहे हैं जिसको, वो ये है। ठीक। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन मतलब कि आप पहले कोई भी मार्केटिंग करने से पहले किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, उसका प्रमोशन, है ना, ये करने से पहले आप क्या जानना चाहते हो? आप ये जानना चाहते हो कि भाई मार्केट, उस प्रोडक्ट की जो मार्केट है, वो गुड या सर्विस की, वो कैसी है ना, उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन। जैसे कि कस्टमर की नीड एग्जैक्टली कैसी है, किन चीज़ों पर को बेस बना के वो डिसीजन लेता है कि उसको ये खरीदना है कि नहीं खरीदना है ना। कितनी अपॉर्चुनिटी है हमारी और कितने थ्रेट्स हैं। जो आसपास की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि वही वैसा ही गुड, वैसी ही सर्विस देने वाले जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस, हमारी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की ग्रोथ होने से एक नया ट्रेंड इमर्ज हो गया है कि मार्केट इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है वो डिजिटली, ऑनलाइन, इजीली स्टैटिस्टिकेबल, है ना। मतलब आप बहुत ही आसानी से उसको कलेक्ट कर सकते हो और अरेंज कर सकते हो और ऑब्जर्व कर सकते हो। इसीलिए आजकल आप देखते हो कि हर चीज़ जो मार्केटिंग से रिलेटेड है वो बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट हो गई है। कोई गुड या कोई सर्विस का एडवर्टाइजमेंट आप देखते होगे या कोई आपको उसके बारे में बताता होगा जो उस फर्म से या ब्रांड से जुड़ा हुआ है, या यही यूट्यूब पे, इंस्टा पे, इन सब जगहों पे आप उसका एडवर्टाइजमेंट देखते होगे कहीं पे भी, तो वो आप देखते हो कि बड़े गिने चुने पॉइंट्स पे फोकस कर रहा है, वो पॉइंट से आप रिलेट कर पाते होगे अक्सर, है ना। अभी मेरे दिमाग में एग्जांपल एक बहुत अच्छा सा नहीं आ रहा है कोई, वरना मज़ा ही आ जाता कि हाँ, बिल्कुल, आप गूगल एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के कारण जो कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन स्पेसिफिकली चला रहा है ना, या गूगल क्रोम ब्राउज़र चला रहा है अपने पीसी पर, वो ये पाता होगा कि जो चीज़ उसने ब्राउज़ की कहीं एक जगह पे, चाहे वो गूगल पे डायरेक्ट हो, चाहे अपने अमेज़न पे हो, है ना, फ्लिपकार्ट पे हो, एक्सेट्रा, वही प्रोडक्ट और उसी के ऑल्टरनेटिव्स के एडवर्टाइजमेंट आपको हर वेबसाइट और हर ऐप पे दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये एक सुपर, क्या कहते हैं ना, सुपर इंटेलिजेंस के साथ लैस लोग जो होते हैं उनकी एक पूरी टीम है ना। चाहे वो गूगल इंडिया में बैठी हो, चाहे वो गूगल के इंटरनेशनल ऑफिस मतलब हेडक्वार्टर्स में बैठी हो,
वो कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करती है, कुछ ऐसे आजकल तो आप कह सकते हो पूरे पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही डिज़ाइन कर देती है। वो जो बैकग्राउंड में वर्क कर रही है, आपके सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है और उसी हिसाब से चीज़ों को सामने लाती है। अपनी मर्जी से नहीं लाती है, वो उन चीज़ों के साथ भी उनकी डील हुई होती है, एक ऑनलाइन छोटी सी डील। आप भी अगर अपना कोई गुड या चीज़ एडवर्टाइज करना चाहोगे गूगल के साथ कहीं पे भी, तो आप जब उस एडवर्टाइजमेंट की डील फाइनल करोगे, पेमेंट करोगे, तो आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। उस ऑप्शंस का मोटिव ये होता है, आपको देख के ही पता चलेगा कि टारगेट ऑडियंस क्रिएट करना, कि किन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो, और वो ऐड वैसे ही लोगों के पास पहुंचता है। आपका गुड एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि देखिए उसके नाम, उसकी फोटो को कोई प्रोग्राम पढ़ेगा नहीं बैठ के, लेकिन आप जब उसमें फिल इन कर दोगे कि किस कैटेगरी में लाया करता है, कौन से कीवर्ड से मैच करता है, तो क्या होगा, कॉमन कीवर्ड्स, कॉमन चीज़ों के द्वारा उसको वहां तक पहुंचा दिया जाएगा सॉफ्टवेयर द्वारा, कि जहाँ पे भी ये कीवर्ड से भरा हुआ एक प्रोडक्ट किसी ने ब्राउज किया, हम वैसे ही कीवर्ड मैचिंग जिस जिस प्रोडक्ट में लाए कर रहे हैं उनका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा शो करेंगे इस आईपी एड्रेस को। इस तरीके से कुछ वो बना होता है। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं भी आपकी तरह कॉमर्स साइड से हूँ, साइंस साइड से नहीं हूँ, ना ही मैंने कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन जितना मैं जान पाया हूँ अब तक उतना बता रहा हूँ। ठीक है। मार्केटिंग प्लानिंग, इसके बाद होता है कि भाई हाँ, पहले हमने इन्फॉर्मेशन ही ली केवल, देखिए क्योंकि अभी आप जो पढ़ रहे हैं आप और हम, ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि एग्जाम्पल में आप भले ही ये कह सकते हो कि भाई आजकल गूगल और ये सब चीज़ें जो चल रही हैं जो मैंने अभी बताई, लेकिन एक ह्यूमन जब मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टडी कर रहा है, तो वो आगे काम कैसे करेगा, वो चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर, है ना। तो इसीलिए पहले वो इन्फॉर्मेशन गैदर ही करेगा, एनालाइज करेगा, उसे समझेगा, उसके बाद वो अपने प्लान्स बनाना शुरू करेगा। मान लीजिए कि उसने कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन, मार्केट को एनालाइज किया, अब उसके बाद उसने अगला फंक्शन चलाना चालू किया, क्या, अप्रोप्रिएट मार्केट प्लान्स, जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से ही प्लान बनाना, है ना। जैसे कि एक टीवी मार्केटर है, उसके पास अभी मार्केट का 10% शेयर है, और वो चाहता है कि वो 20% करे अगले 3 ईयर्स में, तो इसलिए उसने कंप्लीट मार्केटिंग प्लान बनाया, जिसमें उसने प्रोडक्शन को भी बढ़ाने का सोचा। ऑब्वियसली अगर आप मार्केट शेयर बढ़ाने की सोच रहे हो और आप डेड श्योर भी हो, तो आपको प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना पड़ेगा। आप सामान खरीदने लोग आएंगे, आप बेचोगे कहाँ से, को बनाना पड़ेगा उसे। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट किस तरीके से प्रमोशन करेगा, पूरा उसने प्लान बनाया, ठीक, और स्पेसिफाई किया क्या एक्शन प्रोग्राम होंगे जिससे कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। ठीक, इसको कहते हैं मार्केटिंग प्लानिंग। जैसे कि आपने बिजनेस मैनेजमेंट में भी पढ़ा सबसे पहले प्लानिंग, मतलब कि पहले हम अपने बिजनेस को तैयार करेंगे, वैसे ही मार्केट का भी है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम मार्केट को पहले एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे और उस बेस पे प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। अगला है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके बाद हम अपने फीचर्स, जैसे कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन, शेप, साइज, अपीयरेंस, उस पर फोकस करेंगे, है ना। उससे रिलेटेड डिसीजन लेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार आप देखते हो कि कोई गुड अच्छे से बिक रहा है, बहुत ही बढ़िया से, है ना, फिर भी उसकी पैकेजिंग 2 साल, 4 साल या 6 साल पे रीडिज़ाइन की जाती है ना। अक्सर आप देखते हो कि अभी हाल ही में शायद आपने बहुत कॉमन गुड्स में ये चीज़ मार्क ना की हो, क्योंकि इतना नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत बीच बीच में पेप्सी, कोका कोला टाइप के जो ब्रांड्स हैं, बेवरेज ब्रांड्स, ये ऐसा करते हैं। ये काफ़ी जल्दी जल्दी ऐसा करते हैं कि अपने डिज़ाइन में चेंज लाते हैं, और नहीं ला पाते हैं तो बीच में कोई लिमिटेड एडिशन टाइप की डिज़ाइन ले आते हैं। जैसे कि अभी मैं देख रहा था कि कोका कोला कैंस में कहीं कहीं पे हल्क और ये जो आपके मार्वल के सुपर हीरोज हैं उनके ब्लैक कलर के प्रिंट्स छप रहे थे कैंस पे, मतलब अपार्ट फ्रॉम द कॉमन डिज़ाइन। ठीक है। तो इस टाइप की लिमिटेड एडिशन लाना है कुछ भी, है ना, शेप साइज से रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, जिन साइजेस में आप सामान कस्टमर को पहुंचा रहे होते हो, कस्टमर की नीड जो है, मंथली नीड, वीकली नीड या 6 मंथली नीड, है ना, उस पर वो फिट नहीं बैठ रहा होता है। तो जैसे भी रिव्यूज आते हैं, जैसे भी आप देखते हो कि हाँ भाई ज़रूरत पड़ रही है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से, तो आप इसको भी चेंज करते हो। ठीक। कई बार महंगाई के कारण भी ऐसा करना पड़ता है, जैसे कि मैगी नूडल्स जो आपके हैं,
है ना। सिमिलरली यूपी नूडल्स भी, क्योंकि अक्सर जो है टैक्सेशन और गवर्नमेंट नॉर्म्स के कारण कई चीज़ें एक जैसी हो जाती है, और पब्लिक की डिमांड के कारण भी कई चीज़ों की पैकेजिंग और प्राइसिंग एक जैसी हो जाती है ना। कंपटीशन है आखिरकार, मोनोपोलिस्टिक। इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा क्या है ये, शायद पढ़ा भी हो आपने पहले से। तो इसमें क्या होता है कि एक टाइम के बाद इन्फ्लेशन के कारण प्राइस बढ़ा बढ़ा के ब्रांड थक जाता है। वो जानता है कि भाई अब हम इसका प्राइस और नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि पब्लिक खरीदने में हिचकिचाएगी। और कई बार वो फिगर ऑड भी हो रहा होता है। मैगी नूडल्स का एग्जांपल इसीलिए मैंने आपको दिया, यूपी वगैरह जो भी इसके कॉम्पिटिटर्स है, कि 10 से 11, 11 से 12, फिर 14 रुपए, इस टाइप की चीज़ें करके देखी दोनों ही ब्रांड्स ने, है ना। लेकिन बात बन नहीं रही थी। तो एक ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई, दूसरे ने दूसरी। सनफीस्ट यूपी ने क्या किया कि उसको 12 रुपए पे फिक्स कर दिया और धीमे धीमे ग्रामेज घटाया। मैगी नूडल्स बहुत पहले से ग्रामेज घटा रहा है। एक बहुत पहले की बात है कि ये मैंने मार्क किया था कि 100 ग्राम मिलता था नूडल्स, जो पैकेट था वो 100 ग्राम का होता था, 10 रुपए वाला। ये धीमे धीमे 90, 80, 75, 65, है ना, और शायद इस टाइम 60 पे चल रहा है ना। 55 पे तो नहीं आया, पर 60 पे चल रहा है। अब जब ये 60 पे आके रुक गया, तो अब मैगी नूडल्स को लगा कि हम इससे छोटा पैक नहीं बना सकते। इनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत स्मॉल स्केल पे 5 रुपए वाले पैकेज भी बनाने थे दोनों ही ब्रांड्स को। हालांकि जल्दी मिलेंगे नहीं आपको वो, क्योंकि वो उसमें उनको प्रॉफिट नहीं है, वो केवल एक अवेलेबिलिटी दिखनी चाहिए कि हाँ भाई हमारा ये आइटम भी है, इसलिए वो रखते हैं, है ना। तो ये जो आपका डिज़ाइन था, वो सॉरी, ये जो आपका ग्रामेज था वो घट घट के बहुत कम हो गया था, तो उन्होंने प्राइस बढ़ाना फिर एट लास्ट शुरू ही कर दिया। दोनों लोग ही 11 रुपए 12 रुपए पे लाए, है ना। और क्योंकि ईपी का ग्रामेज शायद इतना नहीं घटा हुआ था, और उनका डिज़ाइन भी थोड़ा अलग है, गोल पैकेट होने की वजह से वो थोड़ा और उनके पास मार्जिन था, है ना। और उनके नूडल्स जहाँ तक मैंने मार्क किया थोड़े लाइट भी रहते हैं। कहेंगे आप लोग कि सर क्या क्या देखते हैं नूडल्स पे, इतनी रिसर्च कर डाले। नहीं, मैं लगभग सारे ही प्रोडक्ट्स पे इस तरीके से देखता हूँ कि जो मैंने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है वो किस तरह से अप्लाई होता है। तो मैं अलग अलग एग्जांपल देता रहता हूँ। पहली बार आपको इस तरीके के एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपके काफ़ी इंटरेस्ट का हो सकता है ना। तो उनके नूडल्स थोड़े लाइटर है, तो शायद वो वॉल्यूम में दिखने में उतने कम नहीं होते हैं जितना वो ग्राम घटाते हैं, तो इसीलिए उनको और ग्राम घटाने का ऑप्शन था। साथ ही साथ ये भी है कि नेस्ले एक इंटरनेशनल ब्रांड है, जबकि आईटीसी यानी सनफीस्ट का ओनर इंडियन ब्रांड है। तो ये जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं इनका पास स्कोप थोड़ा कम रहता है, बहुत मतलब लिमिटेड रहता है। वो एक टाइम के बाद उनको लगता है कि उनकी सेल्स तो अच्छी चल ही रही है, वो उनको प्राइस कॉम्पिटिटिव प्राइस से थोड़ा ऊपर रखने में कोई दिक्कत नहीं होती। और सच बात है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैगी नूडल्स की सेल एक कंसिस्टेंट बनी हुई है। इवन दो जो बीच में वो क्लेम हुआ था कि उनके उसमें लेड की क्वांटिटी ज़्यादा है, उन्होंने बाद में घटाई भी री लॉन्च करने से पहले। तो उन्होंने 14 रुपीज़ का कर दिया, और अब उनकी स्ट्रैटेजी क्या हुई है कि उन्होंने एक 20 रुपए का मेगा पैक, महा पैक करके कुछ निकाला है, जो कि एक्चुअली उतना है जितना पहले होता था 100 ग्राम का। और इस तरीके से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया साइज का कारण, डिज़ाइन का कारण, ठीक है। अपीयरेंस का भी वही कारण है जो डिज़ाइन का है ना। डिज़ाइन के और कारण भी हो सकते हैं, मैं कोई बताऊंगा किसी उसमें। आपका जो सिंपल है, ऑटोमोबाइल ब्रांड जो होते हैं वो थोड़ा सा डिज़ाइन हर, आप देखते हो हर वर्जन में चेंज करते रहते हैं। अगर मारुति ग्रैंड विटारा आ रही है, अगर हुंडई क्रेटा आ रही है, अगर टाटा नेक्सॉन आ रही है, बिकने के बाद भी ये जो है हर 2 साल पे थोड़ा सा डिज़ाइन और इम्प्रूव करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द फैशन, जो फैशन उस समय चल रहा है ना। शेप का कारण सिर्फ ये होता है, शेप पे आपको थोड़ा सा डिसीजन, रीडिसीजन तब लेना पड़ता है जब आपका जो ट्रैवलिंग है उसकी, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन है वो पॉसिबल आसानी से ना हो रहा हो, तो आपको शेप का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि भैया हम इस तरह से रखें कि कम जगह में कम गैप छोड़ते हुए ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक साथ फिट हो पाए और ट्रांसपोर्ट हो पाए, है ना। बस चलिए अगले पे चलते हैं। एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत कर दिया मैंने। जब इंटरेस्ट आने लगता है तो मैं खो जाता हूँ, है ना, वो वीडियो लंबा हो जाता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर मैं खो रहा हूँ और आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, मतलब आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है, वो ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको इंटरेस्ट आएगा आपको भी उस टाइम का पता नहीं चलेगा कि भाई वीडियो लंबा हो गया या कुछ, है ना। स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गवर्नमेंट का नॉर्म्स है। अगर आपका कोई फूड प्रोडक्ट है तो एफएसएसएआई से, अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक या रिस्की प्रोडक्ट है जो किसी को चोट पहुंचा सकता है तो आईएसआई से, है ना।
वैसे भी आपके ब्रांड को ISO से स्टैंडर्डाइज ग्रेडेड होना ही चाहिए, है ना। फिर जो लेड वाली बात मैंने की थी वो आ जाती है आपके, क्या कहते हैं कि वो भी स्टैंडर्डाइजेशन में आ जाती है कि आपके सामान की क्वालिटी कैसी है ना। जैसे कि लेड इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए इतने ग्राम पे, तो वो मैगी नूडल्स कंपनी को उसी बात पे रोका गया, बैन किया गया सरकार द्वारा। सिमिलरली ग्रेडिंग, जैसे आप देखते हो टेट्रा पैक पे आपके ग्रेड्स होते हैं, आपने ध्यान ना दिया हो शायद। एक स्टार जैसा बना होता है, अंदर एक सर्किल होता है, बाहर एक कवरिंग स्टार होता है। वो स्टार में जितने जो स्पाइक्स होते हैं वो उसका ग्रेडिंग बताते हैं। हालांकि कोई भी टेट्रा पैक आपको जो मिलता है ना, जैसे आपके फ्रूटी में, टमाटो प्यूरी में, और ये आपका रियल और ट्रोपिकाना एक्सेट्रा के बड़े बड़े जूस पैक्स में, तो इनकी ग्रेडिंग होती है कि कितने लेयर्स का है, कितनी अच्छी क्वालिटी है, और कितना ज़्यादा इसका वो पावर है, क्या कहते हैं, टेम्परेचर और सनलाइट एक्सेट्रा से बचा के रखने का अंदर के प्रोडक्ट को, है ना। तो वो ग्रेडिंग होती है कि किस ग्रेड का है, और जिस ग्रेड का ज़रूरत होती है, जिस ग्रेड का नॉर्म सेट किया गया होता है, अच्छे ब्रांड्स में अक्सर वो रखा ही होता है, वो सिस्टम बना ही होता है, ठीक है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पैकेजिंग में भी टेट्रा पैक आपका आ जाता है काफ़ी हद तक। नहीं तो वैसे भी आप देखते हो कि किसी चीज़ को पैकेज करने में बहुत सफाई से पैकेज करना होता है, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जो आपके ड्राई स्नैक्स हैं जैसे चिप्स, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े, और आपका क्या आता है, टेढ़े मेढ़े आता है, और क्या आता है, बिंगो, मैड एंगल्स, इस टाइप की जो चीज़ें आती हैं आपकी जितनी भी, ये सब जो है नाइट्रोजन एयर से पैक्ड होते हैं, जिससे कि ये ख़राब ना हो। इसीलिए ये इतने समय तक चल पाते हैं। आप अपने घर में अगर जैसे होली के टाइम पे अगर आपके यहाँ आलू के चिप्स और ये सब बनता होगा, तो आप देखते हो कि जब तक वो कच्चे हैं, मतलब सिर्फ धूप में सुखाए गए हैं, तब तक तो उनकी शेल्फ लाइफ अच्छी खासी होती है। लेकिन अगर आपने एक बार उसे डीप फ्राई कर दिया, तो आपको उसको बिल्कुल एयर टाइट करके रखना पड़ता है, और उसके बाद भी उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं रहती, स्पेशली उसका क्रंच तो चला ही जाता है। लेकिन ये जो इन प्रोडक्ट्स का क्रंच 3-3 महीने तक पैक रहने के बाद भी वैसा का वैसा बना रहता है, वो होता है केवल और केवल उसके अंदर भरी हुई नाइट्रोजन गैस के कारण, जो कि पैकेजिंग का एक हिस्सा है ना। फ्रेशनेस बनी रहती है एक। तो और क्या बोल सकते हैं, लेबलिंग, बिल्कुल लेबलिंग तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके कंटेंट्स उसमें प्रिंट करना, उसका MRP, उसका डेट, उसको यूज़ करने का मेथड, है ना। कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने उसके नाम पे लिख दिया कि भाई ये टमाटो केचप है, लेकिन उसमें टमाटो इतना ज़्यादा नहीं है ना। टोमेटो से ज़्यादा अमाउंट में और कोई प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स, तो वहाँ पे आपको स्टार लगा के नीचे डालना पड़ेगा कि टोमेटो, केवल इसका नाम रखा है हमने टोमेटो केचप, ये बिल्कुल भी नहीं दर्शाता कि ये पूरा का पूरा टोमेटो से बना है ना। तो इस तरीके की चीज़ें लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, सरकार के सख्त आदेश होते हैं किसी भी देश में कि आपको करना ही करना है। हालांकि अलग अलग देश में अलग अलग लीनियंसी बढ़ती जाती है। जैसे कि अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा था कि जो सिंगापुर है और एक कोई देश भी है, ये दोनों देशों में जो मैकडोनल्ड्स हैं, स्टारबक्स है, कोई भी है, इनको अपने प्रोडक्ट में कितना लेवल शुगर है वो दर्शाना होता है। एक कॉमन ग्रेडिंग दी गई है जो लेबल करनी होती है उन्हें हर प्रोडक्ट पे या अपने स्टोर पे ऑर्डर देते समय वाली जो जगह है वहाँ पे, कि कौन सा प्रोडक्ट में किस लेवल का शुगर है, और वो जो ग्रेडिंग है लेवल्स की वो कॉमन है पूरे देश में, हर प्रोडक्ट के लिए कॉमन रख दी गई है, वो वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा बताई गई है। और उस ग्रेडिंग के उस ग्रेड की शुगर को कंज्यूम करने से आपकी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, वो गवर्नमेंट ने पब्लिकली एडवर्टाइज कर रखा है। जैसे मान लीजिए लेवल 1, 2, 3, 4 है, तो अब पब्लिकली एडवर्टाइज कर दिया गया है कि भाई जो 60+ एज्ड हैं, जो डायबिटिक हैं, वो लेवल 1 से ऊपर की शुगर ले ही नहीं सकते, वो उनके लिए बिल्कुल जानलेवा है। अब लेवल 1 तक की शुगर अगर आपने पुट की है उसमें एज अ ब्रांड, तो आपको वो दिखाना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा कि लोगों की लाइफ स्टाइल, मतलब लाइफ थोड़ा सा बेटर होगी। हेल्थ हेल्थ कंसर्न्स को लेके सरकार ने ऐसा कर रखा है। तो ये थोड़ा सा कम लीनियंसी है मुकाबले हमारे यहाँ के। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वही सेम ब्रांड्स हमारे यहाँ कैसे भी बेचते हैं सामान। ब्रांडिंग ऑब्वियसली, आप कोई भी ब्रांड बड़ा सा देख लो, आप देखो उसका जो उसका अपना नाम भी एक पर्टिकुलर फॉन्ट में लिखा होता है, उस फॉन्ट में भी एक फिक्स कलर होता है, फिक्स बैकग्राउंड होता है ना। ट्रेडमार्क्स होते हैं ब्रांड्स के जो इस तरीके से बने होते हैं। और भी चीज़ें होती हैं ब्रांड से रिलेटेड,
जैसे कि उनका जो टैगलाइन है एक्सेट्रा है ना, ये सब कुछ ब्रांडिंग से रिलेटेड होता है। और बड़े बड़े ब्रांड्स अपना नाम बेचते हैं एक्चुअली, अपनी गुडविल के बेसिस पे, अपने नाम के बेसिस पे उनका प्रोडक्ट महंगा बिकता है और अच्छा माना जाता है। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, बिल्कुल आफ्टर सेल्स हो गया या बिफोर सेल्स हो गया है ना, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना हो गया। अगर आप कोई ऑटोमोबाइल लेने जा रहे हो तो आप देखोगे अक्सर कोई एक बैंक का बंदा वहाँ बैठा होगा जो तुरंत ही उसको ईएमआई पे कन्वर्ट करने के लिए तैयार होगा, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। कस्टमर सर्विस सपोर्ट सर्विस बहुत ज़रूरी है आपको प्रोवाइड कराना एज अ मार्केटिंग मैनेजर, जिससे कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में बना रहे, स्टेबल रहे। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपके लेवल के ब्रांड्स हैं उनके कॉम्पिटिटिव प्राइस आपका होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल है, कोई आपकी ऐसी तकनीक है प्रोडक्शन की या कुछ जिससे आप और 0.5% 1% प्राइस ड्रॉप कर सकते हो उनके मुकाबले अपना, तो वो आप ज़रूर करोगे, है ना, एज अ मार्केटिंग मैनेजर, जिससे कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएँ। एक अच्छी मार्केट में, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में इतने ब्रांड्स होते हैं या इतने फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर, सेलर्स होते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव प्राइस के चक्कर में पहुंच जाते हैं उसी प्राइस पे जिस पे उनको नॉमिनल प्रॉफिट होने लगता है। नॉमिनल इन द सेंस नॉर्मल, जो बेसिक प्रॉफिट है, उससे नीचे वो नहीं जाते फिर, क्योंकि उनको कोई बहुत फ़ायदा नहीं रह जाएगा बिजनेस चलाने में, ठीक है। और ऑब्वियसली क्योंकि रॉ मटेरियल्स भी कॉमन प्राइस पे सबको अवेलेबल हैं, एडवर्टाइजिंग का खर्चा भी सबको एक तरीके का, एडवर्टाइजमेंट पे एक ही तरीके का खर्चा आएगा, तो सभी ब्रांड जो है लगभग कॉम्पिटिटिव प्राइस पे सामान बेच रहे होते हैं और कोशिश करते हैं सेल्स प्रमोशन पे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएँ, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वो प्राइस को बढ़ा नहीं सकते, ठीक। इसीलिए वो प्रमोशन भी करते हैं, सस्ते से सस्ते कॉस्ट पर अब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रमोशन करने की पूरी कोशिश वो करते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि उनका सामान ज़्यादा बिक पाता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो पाता है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो, चाहे पर्सनल सेलिंग के, चाहे सेल्स प्रमोशन के, चाहे पब्लिक रिलेशन के। चार इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। प्रमोशन मिक्स में आप आगे पढ़ोगे इसको फिर आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कोशिश करनी है कि सस्ते से सस्ते कॉस्ट पे बेटर से बेटर जो सूटेबल चैनल हो डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके थ्रू वो पहुँचे, क्योंकि जो होल सेलर हैं, रिटेलर हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, एजेंट हैं, है ना, ये सब तरीके के चैनल्स होते हैं और कई बार इन सबको आपको यूज़ करना पड़ता है। कई बार इनमें से किसी को, एक को, दो को आपको हटाना होता है अकॉर्डिंग टू आपके गुड्स की नीड्स, है ना। जो भी गुड या सर्विस है आपकी उसकी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक। सर्विस के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता ज़्यादातर, लेकिन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक आपको उसको पहुंचाना तो है ही, ठीक। जैसे मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ क्या होता है, आप देखते हो उनकी एक्सपायरी 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, कई ऐसे होती है ना। तो आपको क्या आप ये कैसे पॉसिबल होता है कि आप तक पहुंच पाए, ये ऐसे पॉसिबल होता है कि बिना किसी होलसेलर के सीधे रिटेलर तक पहुंचाया जाता है। एक ब्रांड अभी चला है कंट्री डिलाइट, कितना फेमस है ये तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन उसने क्या किया है, पूरी चेन हटा दी है, सीधे मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक वो पहुंचाता है। केवल और केवल उनके ऐप पे आप होम डिलीवरी के लिए ही अप्लाई कर सकते हो और कोई बीच में नहीं आएगा। वो ये कहते हैं कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बट इसका एक रीज़न ये भी है कि जितना ज़्यादा वो पेरिशेबल गुड होता है, मतलब कि तुरंत ख़राब हो जाने वाला गुड, वो उतनी जल्दी पहुँचे तो अच्छा है। जैसे आपके घर के आसपास कहीं पे सब्जियां मिलती होंगी तो वो मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 दिन पहले खेतों से निकाली गई होंगी, मैक्सिमम, मिनिमम वो हो सकता है सुबह निकाली गई हो, शाम को वो आपके पास पहुँच जाए, है ना, ये आपके बगल की दुकान पे पहुँच जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा ऐसे, और हमें भी काफ़ी कुछ इसी में पढ़ना है। एक्चुअली मैं यही सब आपको पढ़ा ही रहा हूँ आप बात करते करते, जब मैं प्राइस पे इतना टाइम दे रहा हूँ, है ना, जब मैं प्रोडक्ट की लेबलिंग, पैकेजिंग पे इतना टाइम दे रहा हूँ, तो मैं यही सब आपको बता रहा हूँ, है ना। लेवल जो है ना, ऐसा करते तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो मैं वहाँ पे आपको ज़्यादा देर तक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बिल्कुल बुक की भाषा में, बुक के लाइंस में आपको आगे बेटर तरीके से पता चल पाएगा, ठीक है। वापस आते हैं, 11.5 पे हम थे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन भी उसी में हो गया आपका, कि एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पहुंचना होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आपको हायर करनी पड़ती हैं या आपके पास खुद की फिक्स होनी चाहिए, ठीक। मोड आपको तय करना होता है उसमें, हालांकि कि बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड,
कैसे आप उसको पहुंचाओगे, रोड मतलब कि ट्रक्स एक्सेट्रा में, ठीक है। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि कोई गुड्स किसी एक सीजन में ही ग्रो हो सकते हैं और बाकी पूरे ईयर उन्हें हमें बेचना होता है, और उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है एक कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में। लेकिन जैसे कि आपका आलू हो गया, पोटैटो है ना, ये आपका जो है क्या कहते हैं कि उगता किसी एक सीजन में लेकिन पूरे साल भर बिकता है। ये राइस हो गया आपका, ये भी एक सीजन में उगता है। व्हीट हो गया है ना, अनियन हो गया, ये सब आपका जो है एक सीजन में निकाले जाते हैं, लेकिन ये जो है या किसी एक ही बार निकाले जा सकते हैं एक ग्राउंड से, है ना। लेकिन उन्हें रखना साल भर होता है, तो इंसेक्ट से बचाना होता है, मॉइस्चर से बचाना होता है ना, चोरी होने से, आग लगने से, बहुत चीज़ें हैं, तो सील जाने से बचाना होता है। तो इन सब से बचाने के लिए स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी आपको लेनी होती है, जो उस मामले में एक्सपर्ट होते हैं, उस तरीके की उनके पास स्पेस होती है, उस लेवल की, उस तरीके की कंडीशंस उन्होंने आर्टिफिशियली क्रिएट की होती हैं जिससे कि चीज़ें सेफ रहें, है ना। कोल्ड स्टोरेज अक्सर आप सुनते होंगे नाम, ये इसी का एक टाइप है। मार्केटिंग मिक्स, तो मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं भाई? कंट्रोलेबल फैक्टर्स जैसे कि पैकेजिंग, ब्रांड नेम, सेलिंग प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सेलिंग प्राइस हालांकि 100% कंट्रोलेबल नहीं है, आपकी कॉस्ट और कॉम्पिटिटर्स के द्वारा तय किए गए प्राइस पे भी डिपेंड करता है हाईली, लेकिन फिर भी कंट्रोलेबल है ना। टूल्स ऑफ प्रमोशन, ये सब आपके कंट्रोलेबल फैक्टर है। नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी आती है, इकोनॉमिक फैक्टर, महंगाई चल रही है, क्या चल रहा है ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ये सब आपके नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जो कंट्रोलेबल फैक्टर से रिगार्डिंग डिसीजन लेता है, और जो इन्वायरमेंटल या नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कंट्रोलेबल को सेट करता है, ठीक है। तो इसके लिए जो टूल्स वो यूज करता है उस सब मार्केटिंग टूल्स के सेट को मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। इसके मेजर 4 कैटेगरीज हैं या एलिमेंट्स है, वो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। थोड़ी बहुत बात लगभग सबके बारे में हुई है अब तक, है ना। प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी गुड या सर्विस जो वैल्यूएबल हो, है ना, वैल्यूएबल इन सेंस हाईली वैल्यूएबल लेकिन उसकी कुछ वैल्यू हो, ठीक, जिसको मार्केट में सेल करने के लिए पहुंचाया जा रहा हो। जैसे कि एलजी जो है टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराता है, ठीक। तो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो केवल फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बल्कि वो जो बेनिफिट दे रहा है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे कि टूथपेस्ट जो है वो टीथ वाइटनिंग, गम स्ट्रेंथनिंग, इन सब के लिए आता है। प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में हमारी आफ्टर सेल सर्विस, कंप्लेन हैंडलिंग, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट, जैसे ऑटोमोबाइल में आप देखते हो कोई पार्ट टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा स्क्रैच खा गया, कुछ हो गया, तो उसके रिप्लेसमेंट्स आपको चाहिए होते हैं ना। और प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन होते हैं, उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग, है ना, ब्रांडिंग, ये सब कुछ प्रोडक्ट में रहता है। वहीं प्राइस, आप जानते ही हो कि प्राइस को फिक्स करना एक बहुत ही क्रूशियल काम है। ये भी हो कि कोई भी व्यक्ति आपका सामान खरीदने से मना ना कर दे, ऐसा प्राइस ना हो जाए कहीं, इतना कम भी ना हो जाए कि आपका ना खर्चा निकले, ना प्रॉफिट निकले, ना आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकले, ना उस प्रोडक्ट को बनाने की में जो एक्सपेंस हुआ है वो निकल पाए, कुछ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत फिक्स मार्जिन होता है, जो मार्जिन आपको पता लगाना होता है और फिर उसके बीच में प्राइस डिसाइड करना होता है अकॉर्डिंग टू अदर फैक्टर्स। कुछ तरीके होते हैं जैसे कि प्राइस बढ़ा के कस्टमर को डिस्काउंट दे देना, है ना, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जिससे लोग आप ही का सामान खरीदे सेम प्राइस पे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके प्राइस को तय करती है और आपको ही उसे डिसाइड करना होता है एज मार्केटिंग मैनेजर। फिर आता है प्लेस। प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक चीज़ है कि आप बना कहीं रहे हो सामान क्योंकि किसी कारणवश, शायद रॉ मटेरियल वहीं पे अवेलेबल है, शायद इन्वायरमेंट जो बनाने के लिए आपको सामान चाहिए मैन्युफैक्चर करने के लिए वो वहीं अवेलेबल है। जैसे मेडिसिन अक्सर पहाड़ी इलाकों में बनती है ना, हिमाचल प्रदेश में बहुत बनती है, नॉर्थ ईस्ट में बनती है। तो ये आपको जो है क्या कहते हैं कि वहाँ से सब जगह पहुँचाना होता है क्योंकि नीड तो इसकी दूसरी जगहों पे भी है ना। तो इसीलिए जो है प्लेस में पहले आ जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसको पहुँचाना, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, और साथ ही आ जाता है आपका स्टोरेज वेयर हाउसिंग भी।
क्योंकि प्लेस का मतलब क्या है भाई, ये भी है कि अगर इसी प्लेस पे ही बिकना है लेकिन किसी और टाइम पे बिकना है तो इसको हमें स्टोर करना पड़ेगा। ठीक, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने चैनल्स पढ़े कि हम होलसेलर को इंक्लूड करें कि ना करें, हम रिटेलर को इंक्लूड करें कि ना करें, हम एजेंट को रिक्रूट वो इंक्लूड करें कि ना करें, जो भी चैनल्स हैं उनमें से कितने लें कितने ना लें, कौन कौन से लें, ये सब डिसाइड करना भी इसी में आ जाता है प्लेस में। ठीक, प्रमोशन में आपका सारी चीज़ें जो प्रमोशन से रिलेटेड है, मतलब सेलिंग और क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग, हर तरीके की चीज़ आपकी इसमें आ जाएगी, है ना। अब यही प्रोडक्ट प्राइस प्राइस प्रमोशन को डिटेल में समझाया गया है। जैसे कि प्रोडक्ट जो है तीन तरीके के बेनिफिट कस्टमर को देता है। एक फंक्शनल बेनिफिट जो उसका काम है उस प्रोडक्ट का, साइकोलॉजिकल बेनिफिट कई बार लोगों को साइकोलॉजिकली हेल्प करता है कि भाई हाँ हमारे पास ये चीज़ आ गई तो लोग कहते हैं अच्छा है। ठीक है, जैसे कोई तरीके की बाइक, स्पोर्ट्स बाइक है ना, कोई तरीके की आपकी कार, महंगी अच्छी एसयूवी टाइप कुछ, है ना। कई बार आपको लगता है कि मेरे पास ये हो, ठीक, या अगर आपके पास बेसिक बाइक या कार नहीं है तो आपको लगता है हमारे पास बेसिक बाइक कार, ठीक, जब उसे खरीद लेते हो तो फंक्शनल बेनिफिट तो आपको दे ही रही है कम्यूट करने का, लेकिन वो आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी दे रही है कि भाई हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए थी अब वो मुझे मिल गई। ठीक, सोशल बेनिफिट कई बार ऐसा होता है कि कोई आपका जो ऑटोमोबाइल का ये भी एग्जांपल रखते हैं, बाइक है कार है वो कुछ ऐसी है कि वो जो है सोसाइटी भी आपको जो है एक वैल्यू करे कि हाँ भाई इनके पास ये वाली गाड़ी है। हालांकि ये सब बहुत गलत चीज़ें होती हैं बट ऐसा ये है, ये रियलिटी ऐसा होता है ना। तो इस तरीके से आप बेनिफिट कस्टमर्स को दे पाओ, ऐसा प्रोडक्ट आपको बनाना होता है जो फंक्शनल बेनिफिट भी दे, है ना, साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी दे और सोशल बेनिफिट भी दे। ब्रांडिंग कुछ एक जेनरिक नेम जो है जैसे कि फैन, पेन, उस नाम में आपको बेचना है कि अपने एक ब्रांड में बेचना है, जैसे ओरिएंट का फैन, लक्सर लक्सर का पेन, है ना, इस तरीके से बेचना है, ये डिसाइड करना होता है फर्म को। जेनरिक नेम पूरी क्लास का नाम होता है, जैसे कि अगर बुक है तो सब बंच ऑफ पेपर्स बुक ही है। ठीक, कोई भी ब्रांड कोई भी सी भी बुक निकाल रहा है सब बुक है, लेकिन पर्टिकुलरली एक ब्रांड की बुक, फॉर एग्जाम्पल हार्पर कॉलिंस हो गया, है ना, पेंगुइन हो गया, ये कुछ वैसे नॉवेल्स और नॉन फिक्शन बुक्स के ब्रांड है ना, पब्लिशर्स। आपको तो अभी खाली वाले पब्लिशर्स पता होंगे जो आपके एकेडमिक बुक बनाते हैं, तो उनकी बुक होना क्या कहा जाएगा, जेनरिक नहीं कहलाया जाएगा, उनका ब्रांडेड कहलाया जाएगा। ठीक, जेनरिक में बहुत मुश्किल है कि मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से अलग बता पाए, इसलिए ज़्यादातर मार्केटर्स एक ब्रांड नेम देते हैं अपने प्रोडक्ट को। कई बार ये ब्रांड नेम बहुत हिट हो जाता है और कई बार ये ब्रांड नेम लोकल रह जाता है। ये जो नाम देने का, साइन देने का, सिंबल देने का जो प्रोसेस है इसी को ब्रांडिंग कहते हैं, है ना। एस्टैब्लिश ब्रांड नेम क्या होता है, गुडविल बढ़ाता है, रेपुटेशन बढ़ाता है फर्म की और रिपीटेड सेल्स देता है। ब्रांड नेम चुनने में बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे बाटा है, लाइफ वो है, पार्कर है, कॉम्प्रहेंसिव टर्म है ब्रांड, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, लेकिन दो कंपोनेंट मेनली हैं, एक नाम और एक मार्क, है ना, जैसे मर्सिडीज, नाइकी, मैगी, एशियन पेंट्स। मार्क जैसे आप सामने देख रहे हो मर्सिडीज का क्या है, नाइकी का क्या है ना। ट्रेडमार्क जब उसको लीगल प्रोटेक्शन दे दिया जाए कि भाई इसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता, रजिस्टर करवा लिया जाए, है ना, अपने देश में, तो जो है उस देश में कोई और उस ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन में मदद होती है इससे, डिस्प्ले प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट में मदद होती है, डिफरेंशियल प्राइसिंग में मदद होती है, मतलब कि आप अपना प्राइस अलग रख सकते हो लोगों से, लेकिन वो तब भी सस्टेन करेगा, जैसे अभी मैं आपको मैगी यूपी का एग्जांपल दे रहा था। ठीक, ईज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट,
अगर वही ब्रांड नया कुछ प्रोडक्ट लाए तो वो लोग पहले से उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं। जैसे यहाँ पे मैगी नूडल्स का एग्जांपल इन्होंने भी दे दिया कि उसी मैगी कंपनी के टोमेटो केचप, सूप ये सब भी आते हैं, है ना। नॉर का भी पहले सूप बे फेमस थे, उन्होंने भी टोमेटो केचप और नूडल्स निकाल दिए, है ना। सूपी नूडल्स करके एक आते हैं, नॉर सूपी नूडल्स। तो ये करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप देखते हो बहुत सारे ऑटोमोबाइल ब्रांड सिर्फ बाइक बनाते हैं, बहुत सारे सिर्फ कार बनाते हैं, पर अक्सर बाइक कार्स का ब्रांड सुजुकी देखेंगे आप कई समय से बाइक्स और स्कूटीज भी निकाल रहा है, कुछ कुछ बहुत लिमिटेड, लेकिन हाँ निकाल रहा है। सिमिलरली आप देखोगे कि कोई है ऐसा ब्रांड बाइक्स का जो कार भी निकालता हो। होंडा को नहीं कह सकते, होंडा शुरुआत से ही दोनों ही चीज़ों पे फोकस रहा है। हीरो के साथ मर्ज करके उसने हमेशा ही टू व्हीलर्स भी बहुत बनाए हैं। एक्टिवा तो मतलब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंडिया में सोल्ड स्कूटर होगा और अब तक का। लेकिन होंडा सिटी, सिविक, ये तो हम 90s की फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज में भी देखते आ रहे हैं तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में आसानी होती है, नया प्रोडक्ट इशू करने में आसानी होती है। कस्टमर को फ़ायदा होता है कि वो तुरंत ही जान पाता है अच्छा ये हमारा है, क्योंकि उसका एक कलर, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग सब अलग होती है बिल्कुल। तो आप अगर किसी स्टोर में जा रहे हो जहाँ उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ वो पड़ा हुआ है, तब तुरंत ही उसको ढूंढ पाओगे। इंश्योर्स क्वालिटी, है ना। अक्सर ब्रांड जो होते हैं वो अपना नाम जो इतना बड़ा बनाए होते हैं उसको बचा के रखने के लिए, क्योंकि उस पर वो बहुत खर्चा कर रहे हैं, तो उसे बचाना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बल पे उनका बिजनेस बाकी बिजनेस से कहीं आगे चल रहा होता है, तो क्वालिटी भी मेंटेन रखते हैं, मतलब अपने नाम को ख़राब होने से बहुत बचाते हैं। स्टेटस सिंबल, एक स्टेटस सिंबल भी होता है कई बार, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोल्स रॉयस, बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, लेकिन कहूँगा मैं कहूँगा आप लोग को एग्जांपल देने के लिए। रॉयल्स रॉयस एक ऐसा ब्रांड है जो देखता है कि हमारा कस्टमर कौन है। वो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को अपनी गाड़ी नहीं बेचता, वो इंश्योर करता है कि सामने वाला व्यक्ति एक क्लीन प्रोफेशन में हो, है ना। साथ ही साथ उसकी कुछ फॉलोइंग भी हो। फॉलोइंग मतलब सीधे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स नहीं, जो हमेशा से चली आ रही फॉलोइंग है, मतलब लोग उससे पहचानते हैं, वो कुछ रेप्यूटेड व्यक्ति है ना। तभी वो अपनी कार उनको बेचते हैं, और वो अपनी कार को हमेशा जेट से कंपेयर करते हैं, प्राइवेट जेट से। आप उनके अगर एडवर्टाइजमेंट देखे हो, ऐसे एडवर्टाइजमेंट वो करते नहीं हैं। एक अच्छे ब्रांड नेम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सिंपल एंड इजी प्रोनाउंसिएबल। आप अक्सर देखोगे जो फेमस, जितने फेमस ब्रांड्स हैं वो उसमें से कोई भी बहुत लंबे नाम वाला नहीं होता है ना। अगर होता है तो वो फिर उतना फेमस नहीं ही हो पाता है, चाहे वो अपनी इंडस्ट्री में बेस्ट ही क्यों ना हो। ज़्यादातर ब्रांड में भी आपको 25 ब्रांड गिना सकता हूँ, चार तो यहीं लिखे हैं, सर्फ, लक्स, वीआईपी, हाइंस। हाइंस जैसे वर्ड से बचना चाहिए। देखिए हाइंस आप इसीलिए देखते हो उतना उतना हिट नहीं हो पा रहा है अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, थोड़ा, क्योंकि प्रोनाउंसिएबल होना चाहिए ना। सिंपल तो होना चाहिए, प्रोनाउंसिएबल होना चाहिए, सिर्फ छोटा होने से काम नहीं चलेगा। जैसे मैगी हो गया आपका, है ना। जैसे आपका रेडमी हो गया, जैसे आपका होंडा हो गया, जैसे आपका बजाज हो गया, कितने सिंपल हैं और इजीली प्रोनाउंसिएबल है ना। सजेस्टिव, कई बार वो अपने नाम में ही कुछ ऐसा जोड़ लेते हैं, या उनके नाम, उनका नाम उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी, उनके प्रोडक्ट का टाइप दर्शाता है, या तो फिर उसके साथ प्रोडक्ट का नाम ही जोड़ दिया गया होता है। जैसे लिज्जत पापड़ इन्होंने एग्जांपल दिया, सही बात है, बट ये लिज्जत पापड़ आप नाम बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि पापड़ का स्वाद कैसा होगा, है ना। हल्का कड़वा सा, हल्का नमकीन सा, हाँ। डिस्टिंक्टिव, बाकियों से बहुत अलग, लिरिल, स्प्राइट, है ना, कोक, ये कैसे नाम है? ये सब बिल्कुल यूनिक नाम है, ये किसी और से आसपास मैच नहीं खाते कि आप कंफ्यूज होने पाओ, है ना। अडेप्टेबल होते हैं, मतलब कि पैकेजिंग और लेबलिंग कर सके उनसे, है ना। अलग अलग एडवर्टाइजिंग मीडिया में भी उन्हें चलाया जा सके, अलग अलग लैंग्वेज में उन्हें लिखा जा सके, है ना। इस तरीके का होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लिपियां जो हमारी हैं, जैसे कि हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आजकल व्हाट्सएप पे आप रोमन लिपि में ही लिखते हैं, जिसमें इंग्लिश लिखी जा रही है ना। लेकिन लेकिन जो है वैसे ओरिजिनली वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कई सारी भाषाएं ऐसी भी हैं जो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, उनकी अलग कोई अपनी लिपि नहीं होती। लेकिन जब मल्टीनेशनल ब्रांड आप खड़ा कर रहे हो, तो आपको ये देखना होता है कि हमारा जो नाम है वो हर लिपि में लिखा जा सके, या मोस्ट ऑफ द फेमस लिपीज में लिखा जा सके, ठीक।
क्योंकि नाम तो बदल नहीं जाएगा, ट्रांसलेट तो होगा नहीं कि मैगी वर्ड इंग्लिश में किसी लड़की का है तो हिंदी में उसका मैगी का नाम रेखा करके बेच रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो मैगी तो मैगी ही रहेगा, नाम तो वही रहेगा जिस भी भाषा में वो क्रिएट किया गया हो, लेकिन लिपि बदल दी जाएगी, है ना। हिंदी में भी उसे अच्छा से लिखा जा सकता है, और भी भाषाओं को मैं तो जानता नहीं, और भी लिपियों में लिखा जा सकता होगा, ठीक। तो वर्सेटाइल होना चाहिए। सॉरी, एडेप्टेबल होना चाहिए। वर्सेटाइल में ये कहा जा सकता है कि नाम ऐसा हो जो इतना भी ज़्यादा रिलेट ना कर जाए प्रोडक्ट से कि आप और प्रोडक्ट लाइन को अपने बढ़ा ना पाओ, है ना। जैसे मैगी, कोलगेट, ये सब क्या है, ये और भी प्रोडक्ट्स अपने अंडर लॉन्च कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे पार्ले, पार्ले एग्रो कंपनी का जो पार्ले ब्रांड है, ये अपने अंडर बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, पता नहीं क्या क्या, फ्रूटी, बहुत कुछ बेचता है। आपको शायद कुछ लोगों को ना मालूम, क्योंकि आपने केवल बिस्किट पार्ले जी का नाम सुना होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा पार्ले ब्रांड के अंदर कुछ और बिस्किट्स का नाम सुना होगा बस। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप ध्यान दो तो पार्ले एग्रो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका ब्रांड नेम पार्ले है, वो और भी बहुत सारे गुड्स में आपको मिलेगा। अंकल चिप्स या फिर लेज में से किसी एक पे आपको मिलेगा, कुरकुरे पे शायद आपको मिलेगा, आपको फ्रूटी पे डेफिनेटली मिलेगा, पीछे आप पढ़ोगे तो वही ब्रांड के अंडर पे काम कर रहे हैं। तो वर्सेटाइल नाम है, नाम इतना ज़्यादा सजेस्टिव नहीं है किसी एक प्रोडक्ट को लेके कि उसमें प्रोडक्ट लाइन बढ़ाई ना जा सके, ठीक। पतंजलि तो जानते ही हैं, एफएमसीजी को घेर ही लिया है उसने। हालांकि अब काफ़ी धीमा पड़ गया है, लेकिन जब आया था तो धूम ही मचा दिया था, बिल्कुल कारण थे उसके। लीगल प्रोटेक्शन, कई बार ऐसा भी नाम इंसान सोचता है जो लीगली प्रोटेक्टेड हो, वो उनके फैमिली के किसी सीनियर मोस्ट मेंबर या एंसेस्टर के नाम पे हो या कुछ ऐसा हो, है ना। जैसे हल्दीराम, रजिस्टर्ड ब्रांड नेम। लीगल प्रोटेक्शन वैसे भी ले लेना चाहिए आपको, आप कोई भी नाम रखो आपको ले लेना चाहिए कि आपके नाम को कोई कॉपी ना कर पाए। स्टेइंग पावर, बाटा, फिलिप्स, पुराना ना हो जाए, है ना। नाम इतना ज़्यादा फैशनेबल ना हो कि वो पुराना हो जाए, ठीक। जैसे कि मैगी के साथ क्या है, मैगी एक बहुत ही मतलब नहीं, प्री डिसाइडेड, फैशन डिसाइडेड नाम था। मतलब जब वो मिड 90s में आया, अर्ली 90s में शायद, हाँ, तो उस टाइम पे वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक नाम था। मतलब वो नाम उस समय प्रिवेल कर गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ऐसा बना था कि आगे 10 साल बाद वो हिट हो जाए और कई टाइम तक रहे। क्योंकि आज के फैशन के हिसाब से आपने जो चूज़ किया होगा वो शायद 4 साल पहले भी चल सकता था, लेकिन उस वजह से उसकी आगे की लाइफ घट सकती है। तो इसीलिए उन्होंने नाम ऐसा चुना जो मार्केट में बैठ जाने के बाद हिट हो जाए, है ना। लेकिन बाटा, फिलिप्स, एलजी, है ना, ये कैसे नाम है, ये ऐसे नाम है जो एवरग्रीन टाइप के हैं। ये कभी भी आपको आउट ऑफ फैशन नहीं लगेंगे, और एक टाइम के बाद तो वैसे भी एक ब्रांड का नाम इतना लोगों के जबान पे आ जाता है अपने कई सारी प्रोडक्ट लाइन के कारण कि वो फिर आपको फ्रेश ही लगता है हमेशा। पैकेजिंग के बारे में हमने काफ़ी बात की थी, ठीक। टेट्रा पैक्स हो गए, है ना। कई बार लेवल ऑफ पैकिंग होती है, जैसे कि एक प्राइमरी पैकिंग होती है जिसको हम ओपन करके उस गुड को कंज्यूम करते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद एक सेकेंडरी पैकेजिंग होती है जो या तो सिंगल सिंगल होती है, जैसे टूथपेस्ट पे आप देखते हो, है ना, या आप किसी भी टाइप के स्पाइसेस पे देखते हो कि एक अंदर पैकेजिंग है और एक सेकेंड पैकेजिंग है, और ये दोनों एक सिंगल सिंगल ही है, मतलब एक वन यूनिट ऑफ गुड्स के लिए सिंगल सिंगल पैकिंग ही है, लेकिन सेकेंडरी लेवल की है ना। ये एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक। जब तक प्रोडक्ट रेडी टू यूज ना हो तब तक के लिए। इसके बाद आती है आपकी ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। ये आपके कार्टन्स एक्सेट्रा, है ना, या आप देखते हो कई बार आपको दिखा होगा बिस्लरी या कोका कोला या की बड़ी प्लास्टिक बॉटल्स का एक ऊपर एक लेयर ऑफ थिक प्लास्टिक जो है लैमिनेटेड होता है एकदम टाइटली, है ना। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग में आता है, जिससे कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके बड़ी क्वांटिटीज में, ठीक। इम्पोर्टेंस क्या है, हेल्थ और सैनिटेशन को बनाए रखता है, साफ सफाई रहेगी, है ना, चीज़ें फ्रेश रहेंगी। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, इस वजह से भी जो है क्या कहते हैं कि सेल्फ सर्विस आउटलेट चल गए, क्योंकि ये सब सामान एकदम पैक्ड रहते थे, ठीक। तो उन पैकेजिंग और उनकी ब्रांडिंग लेबलिंग के साथ बड़े बड़े मशीन्स, वेंडिंग मशीन्स और इस तरीके की चीज़ें लगा दी गई,
बीच में जो है क्या कहते हैं कि आपने अगर कहीं आसपास आपके यहाँ चला हो और आपने मार्क किया हो, ऐसा मुश्किल है क्योंकि बहुत पुराना हो गया, ऐसे ख़त्म हुए हुए। पराग के जो है, पराग एक दूध आता था, दूध का ब्रांड था, उसके एटीएम्स बनने लग गए थे। उसमें आप कॉइन डालो, 5 रुपीज़ का कॉइन एक्सेट्रा, और उसके बाद बटन दबाओ तो उतने रुपए का मिल्क डायरेक्ट आप जो भी बॉटल या ग्लास उसके नीचे लगाओगे उसमें आ जाता था। इस तरीके से अभी भी कहीं कहीं 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये में रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा जगहों पे पानी मिलता है, अभी भी मिलता है ना। तो ये चीज़ें हैं, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी है ना। टिन में पैक करना, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक को कैन में पैक करना, है ना, ज़्यादा दिन तक फ्रेश बनाए रखने के लिए, प्लस थोड़ा सा इनोवेटिव कुछ करते हैं जिससे कि वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, है ना। ऐसी चीज़ें आपके पास पैकेजिंग में ऑप्शन रहता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिख पाता है इस वजह से। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, है ना, सामान ख़राब होने से बचना, उसको पहचान पाना बाकी ब्रांड के बीच में। फैसिलिटेटिंग यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, कुछ पैकेजिंग ऐसी होती है जो इस तरीके की होती है कि उसका यूज़ आसानी से हो सके। अब जैसे कि पेप्सी जो है, अगर आपका किसी टेट्रा पैक में है, और वो भी ऐसा टेट्रा पैक जिसमें जो है, मतलब बड़े बड़े अमाउंट की पेप्सी की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे टेट्रा पैक में जिसमें वो ऊपर वो जो ढक्कन होता है पीने के लिए खुलता है वो ना हो, आपको उसको कट करके पोर करना पड़े, तो आपको मुश्किल होगी। लेकिन आप देखते हो इस समय जो प्लास्टिक बॉटल्स आती हैं छोटी से लेके बड़ी तक, इवन जो कांच वाली बॉटल आती थी, वो सब क्या है, वो काफ़ी आसान है ओपन करने के लिए, हैंडल करने के लिए, और तुरंत इमीडिएटली वैसे ही यूज़ करने के लिए। आपको कोई और कंटेनर नहीं चाहिए उसे कंज्यूम करने के लिए अलग से, ठीक। तो उस प्रोडक्ट का यूज़ फैसिलिटेट करने वाला पैकेजिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन, उसके चारों ओर उसका एडवर्टाइजिंग, आई कैचिंग कलर स्कीम, है ना, कुछ फोटो, उसके ब्रांड एम्बेसडर की या समथिंग, है ना, जैसे भी मैंने मार्बल वाली बात की, तो इस तरीके की चीज़ें आपको प्रमोट करने में मदद करती है प्रोडक्ट को पैकेजिंग के थ्रू, ठीक। लेबलिंग हमने काफ़ी बात की इस बारे में, उसके कंटेंट स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, उसकी ब्रांडिंग स्पेसिफाई करना ज़रूरी है लेबल पर, ग्रेड क्या है उसका, फूड ग्रेड, है ना, जो भी उसका ISI मार्क, FSI मार्क होता है वो होना चाहिए। प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक साइट तो लगभग एडवर्टाइजमेंट से ही कवर हो जाती है विद सम प्रमोशनल मैसेज, जैसे यहाँ लिखा है, चमक रखे नई जैसी, एरियल डिटर्जेंट पाउडर का, है ना। बहुत सारे ब्रांड्स के अपने बहुत सारे टैगलाइन सुनी होंगी, कुछ ऐसे लेबल्स जिसमें बाय टू गेट वन फ्री, जैसे कि 25% एक्स्ट्रा, इस तरीके से लेबल को कवर कर, मतलब पैकेजिंग को कवर किया जाता है लेबलिंग से, जिससे कि ध्यान जाए उस चीज़ पे, प्रमोशन होता है इससे भी। लॉ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो भी है वो सब कुछ होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिगरेट या पान मसाला पे स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ या च्युइंग टबाकू इस इंजीरियस टू हेल्थ लिखा ही होता है, और इस समय उसका नॉर्म है कि 70% एरिया जो उसका है वो उससे कवर होना चाहिए। उसमें भी कुछ हैं लोग, कुछ ब्रांड्स, ज़्यादातर ब्रांड्स क्या करते हैं, 70% में से 60% वो फ़ोटो से कवर कर देते हैं, और 10% में ही वो लिखते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ या च्युइंग टबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। और वो जो फ़ोटो होती है वो इतनी ज़्यादा ब्लर और एग्जैजरेटेड रहती है कि वो जो उसका मेन इंटेंशन है, उस लेबलिंग को 70% नॉर्म देने का गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है कि भाई जो उसे कंज्यूम कर रहा है वो एक बार देखे, उसे घिन आए, उसे डरे, है ना, वो ख़त्म ही हो जाती है। और बाकी तो लोग अपने दिमाग को समझा ही लेते हैं जिनको लत लगी होती है किसी नशे की, कि भाई नहीं हम तो ये करेंगे ही, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, है, कुछ जो होता है देखा नहीं जाता। प्राइस के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं मेरे हिसाब से अब तक, है ना। प्रोडक्ट कॉस्ट हमें देखनी होती है, हमें उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, क्या यूज़ है लोगों का, मार्केट में कितना कंपटीशन है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्राइस आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशन क्या प्राइस आपको रखने देते हैं, है ना, एक रेंज वो भी डिसाइड कर देते हैं। अक्सर अपर लिमिट ही रखते हैं, लोअर लिमिट तो केवल जो हाईली नीड वाले गुड्स होते हैं उन्हीं पर रखी जाती है, सब्सिडी वगैरह। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके, किन चीज़ों से को आप देखना चाहते हो जिससे कि आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो, आप खुद भी तो कुछ चाहते होगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, मार्केट शेयर में लीडरशिप स्थापित करना, है ना, कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाना, प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप में अटेन कर पाना, है ना, जैसे भी रोल्स रॉयस का एग्जांपल मैंने दिया था। कितनी भी महंगी है इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको प्रोडक्ट क्वालिटी अटेन करनी है, तो इसके लिए वो ज़्यादा प्राइस लेता भी है और ज़्यादा खर्च भी करता है, स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये हो गए मार्केटिंग मेथड्स आपके।
प्राइस के। फिर आता है प्लेस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आता है चैनल्स और फिजिकल मूवमेंट। चैनल्स में आ जाता है आपका डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट यानी मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर, जैसे आपको मैंने कंट्री डिलाइट का एग्जांपल दिया था। और सर्विसेज में ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर रहता है, जैसे कि आपने कोई टैक्सी यूज़ की तो जो टैक्सी चला रहा है, मतलब सर्विस दे रहा है, वो आपको इमीडिएटली सीधे आपको ही दे रहा है, आप ही पहुंच रहे हो एक जैसे दूसरी जगह, तो मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर हो गया। इनडायरेक्ट चैनल में बहुत से एग्जांपल आ जाएंगे आपके, मैन्युफैक्चर, रिटेलर, कंज्यूमर, सिंगल चैनल। ठीक है, हमेशा स्टार्टिंग वाले ही हटते हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब मैन्युफैक्चर नहीं हट सकता ऑब्वियसली, वो तो सामान बना रहा है, लेकिन जो आपको बीच में एजेंट, होलसेलर, रिटेलर आता है, ये इसी सीक्वेंस में रहता है। और जब भी लेवल घटेगा तो शुरुआत वाला हटेगा, जैसे 3 से 2 जा रहा है तो आप देख रहे हैं एजेंट हट गया, 2 से 1 जा रहा है तो पहले होलसेलर आया तो होलसेलर हट गया। ठीक, तो रिटेलर सिर्फ मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, आपको मैंने एग्जांपल दिया मिल्क का, है ना। आइसक्रीम का भी जहाँ तक यही एग्जांपल है, जिससे आप खरीदते हो उसको सीधे मैन्युफैक्चरर ने दिया होता है, क्योंकि ज़्यादा चेन बीच में आएगी तो वो एक पेरिशेबल गुड है, खराब हो जाएगा। और भी बार कई कारण होते हैं बीच में से चेन वाले लोगों को हटाने के, है ना। डायरेक्ट चैनल मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर में आपके जो लोकल ज्वेलर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, है ना। कई बार कुछ सब्जी वाले होते हैं जो किसान होते हैं, मतलब कि वो खुद अपने ही खेत में उगा रहे होते हैं, तोड़ के लाए होते हैं और बेचते हैं, है ना। तो सब्जी और फल के केस में स्पेशली ऐसा होता है, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर कह सकते हो आप। ठीक, लेकिन रिटेलर के थ्रू, जैसे आपको मैंने बताया वो मिल्क का एग्जांपल, आइसक्रीम का एग्जांपल, सब्जियों का भी यही दूसरा एग्जांपल है कि भाई अगर मैं फार्मर खुद नहीं लाके बेच रहा है तो किसी एक को बेचेगा और आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे आलू प्याज हो गया, यही गेहूं हो गया, चावल हो गया, जो थोड़ी जिनकी थोड़ी शेल्फ लाइफ है ना, या जो स्टोर हो सकते हैं, वेयर हाउस हो सकते हैं, उनको पहले होलसेलर को दिया जाता है। अक्सर होलसेलर्स के पास ही ऐसी वेयर हाउसिंग और स्टोरेज फैसिलिटी होती है, वो उसको साल भर रिटेलर को बेचते रहते हैं। ठीक, होलसेलर अक्सर रिटेलर की इस मामले में और मैन्युफैक्चरर की इस मामले में मदद करते हैं कि वो मैन्युफैक्चरर का एडवर्टाइजमेंट रिटेलर के यहाँ कर देते हैं। आप अक्सर देखते हो कि आप किसी आसपास की दुकान में जा रहे हो या किसी एक मोहल्ले या मेन रोड से गुजर रहे हो, तो एक कॉमन कैटेगरी की जो शॉप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कोका कोला को ही ले लिया, ठीक है। हमारी जो कोका कोला का एडवर्टाइजमेंट है कॉमन सा, वो आप देखोगे कि दुकान के नाम के साथ नीचे वाइट पट्टी पे आप एक किसी मेन रोड से गुजर रहे हो तो आसपास के जितने भी कोका कोला रखने वाले रिटेलर्स होंगे, चाहे वो बेकरी हो, चाहे वो कन्फेक्शनरी हो, चाहे वो जो है क्या कहते हैं कि आपका जनरल स्टोर्स हो, है ना, उन सब के यहाँ बाहर लगा होगा। ये एक ही होलसेलर ने प्रोवाइड कराया होता है। मैन्युफैक्चरर की मदद ये हो रही है कि कोका कोला मैक्सिमम एरिया में लिखा है और हिट हो रहा है। होलसेलर की मदद हो रही है क्योंकि वो कोका कोला ब्रांड का ही सामान रखता है उस एरिया में, तो किसी भी दुकान से खरीदा जाए उसी का बिकेगा। और रिटेलर का फायदा हो गया कि उसके पास एक उसके नाम का बोर्ड आ गया, भले ही नाम काफ़ी कम एरिया में लिखा होता है लेकिन लिखा होता है ना। साफ सुथरा नया बोर्ड अक्सर किसी न किसी होलसेलर से उसको टाइम गैप पे मिल जाता है। तो होलसेलर थ्रू रिटेलर कई सारे गुड्स हैं, मैक्सिमम गुड्स आपके मैंने इसलिए नहीं गिनाया क्योंकि जितने भी मैक्सिमम गुड्स आपके दिमाग में आ सकते हैं वो होलसेलर रिटेलर और के थ्रू जाते हैं कंज्यूमर, मतलब 2 लेवल के थ्रू। 3 लेवल तब आ जाता है जब मैन्युफैक्चरर किसी खास होलसेलर को जानता ही नहीं होता है, वो मल्टीनेशनल कंपनी है या कुछ है, इस कारणवश। आप अक्सर देखते होंगे आपके शहर में 3 से 4 या बहुत ज़्यादा 5, बहुत बड़ा शहर है तो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे 3 से 5 जो है कंपनीज होती हैं। जैसे लखनऊ में मेरे यहाँ SAS है, ड्रीम है ना, जो अलग अलग ऑटोमोबाइल कंपनी की गाड़ियाँ रखती है। भले ही शोरूम अलग अलग बनाते हैं वो, या कई बार अपने एक बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स में या 2 हिस्सों में 2 शोरूम बना लेते हैं इस तरीके से। लेकिन अक्सर जो है ऑटोमोबाइल कंपनी, मतलब कि जो ऑटोमोबाइल रिटेलर्स हैं वो एक एरिया में कुछ ही होते हैं, इनको आप एजेंट कह सकते हैं। ठीक, या मैन्युफैक्चरर के बारे में आप कह सकते हो कि एजेंट के थ्रू उन तक पहुँचे, क्यों, क्योंकि इनको मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट नहीं जानते होते हैं। ठीक, यहाँ पे कई बार आप कह सकते हो होलसेलर हट गया या समथिंग, लेकिन मैन्युफैक्चरर के बाद एजेंट आ जाते हैं यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी में स्पेसिफिकली, क्योंकि वो सारे होलसेलर्स को नहीं जानते होते हैं किसी एक देश के या किसी एक जगह के। डायरेक्ट चैनल, जीरो लेवल के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया गया है, कैसे कैसे बेचा जा सकता है। कंपनी ओन रिटेल शॉप, जैसे बाटा, मैकडोनल्ड्स, इन सबकी अपनी शॉप्स हैं, आप सीधे उनसे खरीदते हो तो ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया जाता है। डोर टू डोर सेलिंग, है ना। यूरेका फॉर्ब्स पहले आता था, अब नहीं आता। पहले यूरेका फॉर्ब्स और भी जो ब्रांड्स हैं आपके
RO के, वो घर घर जाते थे, मेल ऑर्डर सेलिंग, मेल के थ्रू आपको सामान बेच जाता है, पोस्टेज के थ्रू, है ना। टेली मार्केटिंग आपने देखा होगा, टीवी पे ब्रांड जो है अपना सीधे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और आप फ़ोन कॉल कर रहे हो और ऑर्डर कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू। वैसे मैं ऐसे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ आप वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं, लेकिन अगर आप देखो तो ज़्यादा कई सारे ब्रांड्स अपनी खुद की भी वेबसाइट पे सामान डायरेक्ट सेल कर रहे होते हैं। और इनडायरेक्ट चैनल क्या है बता ही दिया है आपको, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल क्या क्या है, ठीक। कितने चैनल आप चुनोगे ये कैसे तय करोगे, प्रोडक्ट्स पे रिलेट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें पेरिशेबल होती हैं, है ना, तो पेरिशेबिलिटी एक कारण है। यूनिट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में खरीदी जा रही है, ठीक, ये भी डिसाइड करता है। क्योंकि अगर एक एक वैल्यू की, एक यूनिट की वैल्यू बहुत लो है ना, तो लॉन्ग चैनल प्रेफर किए जाते हैं, मतलब कई चैनल से होते हुए दूसरे और पहुंच जाए, ठीक। डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कितना कॉम्प्लेक्स है उसको एक जगह से दूसरे पे पहुंचाना, ठीक है, तो उसमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है और एक्सपर्ट्स अक्सर होलसेलर होते हैं, तो आपको 2 लेवल चैनल चुन जाना पड़ता है। कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी किस तरीके की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ रखती है, कितना कंट्रोल वो डिज़ायर करती है कि भाई हमारा रहे कंज्यूमर तक, है ना। कॉम्पिटिटिव फैक्टर, बाकी कॉम्पिटिटिव फर्म्स क्या कर रही हैं, कितने चैनल्स चुन रही हैं। मार्केट फैक्टर, मार्केट का साइज़ कितना बड़ा है। जोग्राफिकल कंसंट्रेशन, कितने ज़्यादा दूर तक हमें पहुंचाना है और कितनी कम जगहों पे हम बना पा रहे हैं, है ना। क्वांटिटी परचेज्ड, कितनी क्वांटिटी लोग खरीदते हैं एक बार में इसकी, ये सब तय करता है कि कितना चैनल चूज़ होना चाहिए। और इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑफ कोर्स, फिजिकल मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ना, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, सब मैंने आपको बताया है। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर थोड़ी ज़्यादा बातें कर दी हैं मैंने कि भाई आप बहुत ध्यान रखो कि आप अगर उसको स्टोर कर रहे हो और वो फिर भी उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा तो है पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो आप कोशिश करो कि जो सामान पहले आया था इन्वेंट्री से हटाते समय पहले वो निकाला जाए, ताकि ऐसा ना हो कि पुराना पीछे दबा रह जाए और नया ही सामान एंटर करे और निकले तो पुराना ख़राब हो सकता है ना। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, उसे स्टोर करना कितने खर्चे वाला है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रिस्पांस कैसा है, भाई जैसे ही डिमांड उठती है वैसे ही सामान लेके पहुंच जाता है कि नहीं, ठीक है। सेल्स फोरकास्ट, क्योंकि हमें पहले से इन्वेंट्री रखना है तो मतलब हमें पहले से जानना होगा कि आगे सेल्स कितनी हो सकती है, उतना ही इन्वेंट्री रखेंगे, तो वो कितना एक्यूरेट है, इन सब चीज़ों पर इन्वेंट्री लेवल डिसाइड होता है। प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपका, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन, ये 4 तरीके हैं। एडवर्टाइजिंग आप जानते हो, चाहे न्यूज़पेपर में हो, टीवी में हो, रास्ते की होर्डिंग्स में हो, यूट्यूब पे हो, ऑनलाइन कहीं पे भी हो, है ना, ये सब कुछ जो है एडवर्टाइजिंग में आता है। पर्सनल सेलिंग, जब सामान आप तक पहुंचाया जाता है और सीधे बेचा जाता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड वाले अपना क्रेडिट कार्ड बेचते हैं आपको पेट्रोल पंप पर, मॉल्स में, है ना। सेल्स प्रमोशन, यानी कि सेल्स ही इतनी कर दी जाए, इतनी बढ़ा दी जाए उसको कि वो प्रमोट होने लगे, जैसे कि आप देखते होगे अक्सर उसको प्रोडक्ट पुश सेल्स भी कहते हैं, कि मतलब सामान हर दुकान में इतना भर दिया जाए पहले से ही क्रेडिट लाइन पे ही कि भाई हाँ जब बिके तो पैसा देना, होलसेलर कह रहा है रिटेलर से एक्सेट्रा, कि वो इतना भर जाता है कि आपको लगता है ये बिक रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को लगता है मतलब, ठीक। इस तरीके से सेल्स प्रमोशन होता है। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन सीधे सीधे आपका सोसाइटी को हेल्प करना, जो आपने पहले पढ़ा होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना, है ना। लोगों से ऐसी दोस्ती बनाना, जैसे टाटा ने बना रखी है, इतने एनजीओ चला रहा है, अपना 70% प्रॉफिट हर साल आज जमानों से, है ना, मतलब जनरेशन से वो बाट वो डोनेट करता आ रहा है, कि मतलब उसका दबदबा है मार्केट पे सिर्फ इस बेस पे कि वो कितना अच्छा है, जेन्युइन है, क्या ब्रांड है मतलब, है ना, हर कोई इस पर विश्वास रखता है, उसका एक अच्छा पब्लिक रिलेशन है। तो ये तरीका होता है आपका प्रमोशन का। 2, 3, 4, वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे लगता है मैं इसे 3 में तोड़ना पड़ेगा, मुझे पहले ही मैंने जो बोल दिया ना, बोल देना बड़ा गड़बड़ रहता है। तो 11.39 पेज तक ही गया है और हम हैं अभी 11.30 पे, 9 पेजेस और बचे। चलिए इस 9 पेजेस को अगले वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैप्टर 11 पार्ट 3, सॉरी।